हेलो एवरीवन, तो ये हमारा वीकली टेस्ट वन है। हर संडे को हम क्या करते हैं, तो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और जिन्होंने इसको क्या क्या अटैम्प्ट किया बहुत अच्छा, और जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप जा करके टेलीग्राम पे क्वेश्चन को डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस पूरे पूरे क्वेश्चन को हमने क्या किया था ना, 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो जीएस सेक्शन था, और उसके बाद हमारा जो था वो सीसेट सेक्शन था, और लास्ट में हमारा क्या था, तो मेंस का सेक्शन था। तो आइए इसको वन बाय वन करके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जितने डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द कौन सा एक्ट। अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तो एक तरह से हम लर्न कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं। तो सीखने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है। और जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम क्या करते हैं, मास्टर हासिल कर लेते हैं। तो जब एग्जाम में, रियल एग्जाम में जब 2 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, बैठते हैं, तो हमें क्या होता है, दिक्कत नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इस टेस्ट का एक मकसद ये भी था कि क्या करना, कि क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना, किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझने की जो कैपेसिटी होती है माइंड का, वो डेवलप करना। तो इस तरह से क्या होगा ना, कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ अभी हमारे पास 7 महीने में इसमें क्या करेंगे, मास्टर हो जाएंगे, और हमें चीज़ों को दिक्कत नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है ना, कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और उसका आंसर हम क्या करते हैं, गलत दे करके। हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम पढ़ नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती है। कभी कभी तो हम इसमें मिस कर देते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, और हम करेक्ट करके आ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट, हम नॉट करेक्ट करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बारी बारी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, जो टेस्ट के थ्रू हम करते हैं, और जो हम, ये क्यों होती है कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हम टेस्ट लगाते नहीं हैं, और डायरेक्ट जाकर क्या करते हैं, तो एग्जाम में बैठ के टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूर करेंगे। हर संडे को धीरे धीरे भी क्वेश्चन को जो वेटेज होगा वो भी मैं क्या करूँगा, आपको पढ़ाते चलूंगा। रियल एग्जाम की तरह हम इसको क्या करेंगे, तो कंडक्ट करेंगे। आइए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, थोड़ा यहाँ पे कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझने की, कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है, और किस तरह से क्वेश्चन को समझा जाता है। चलो बात करते हैं। कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हो गया हमारा स्टेट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पे बात कर रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, कि बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, कौन सा एक्ट था जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच का, कहाँ पे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहाँ पे, किस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, तो लिया गया है, या किस एक्ट में प्रोवाइड किया गया था। आओ देखते हैं। तो इसमें पहला है हमारा, क्या करें, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ये इसने क्या किया था ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे किसी भी तरह से पावर डिवीजन को लेकर कोई बात अभी यहाँ पे नहीं हुई थी। दूसरी यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। तो इसमें पावर शेयरिंग की बात हुई थी, इसने बहुत अच्छे से क्लियरली पावर्स को डिवाइड करने की बात की थी। लेकिन क्या इसका आंसर तब ये होगा, इसको रखते हैं भी हम ऑप्शन में। मतलब कि 1919 ने भी क्या किया था, सेंटर और स्टेट के बीच के पावर को शेयर करने की बात कही थी। तो हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन में रखते हैं। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने क्या किया था, पावर को बहुत क्लियरली 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसको हमने क्या कहा था, फेडरल, उसके बाद क्या था हमारा प्रोविंशियल, और तीसरा क्या था, तो कॉन्करेंट। और जो चौथा है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें तो ऐसा कुछ ये पावर शेयरिंग को लेकर के बात हुई नहीं थी। बस इसने ये कहा था कि हम अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फुल पावर देते हैं, कि जो चाहे वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बना सकता है। चलिए, तो हमारे पास 2 एक्ट है, एक हो गया 1919 और दूसरा हो गया 1935। अब इसी में हमें डिसाइड करना होगा कि हमारा ये इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों का दोनों एक्ट जो है पावर शेयरिंग को लेकर के बात करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की बात कही गई है, तो आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लिस्ट प्रोवाइड किया गया पावर शेयरिंग को लेकर के, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। एक तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक सेंट्रल लिस्ट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट है, और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भी क्या किया था, इसी बेस पे एकदम ऐसे ही क्या किया था, उसने भी पावर को 3 भागों में डिवाइड किया था। क्या किया था, फेडरल लिस्ट था, और ये प्रोविंशियल लिस्ट था, और ये कॉन्करेंट लिस्ट था। और जो ये 1919 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था, इसने किया था सिर्फ बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच के पावर को डिवाइड करने की बात की गई थी। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से किस चीज पे बेस्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, ना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के पावर की बात कर रहा है, 3 तरह के पावर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया, और ये सेम पावर क्या किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी किया गया था, इसी तरह से कैटेगराइज किया गया था। प्रोवाइडेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99 में भी पावर डिवाइड किया गया था, लेकिन ये बेस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, उसके बेस पे इसमें पावर को क्या किया था, कैटेगराइज नहीं किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट किस तरह का कॉन्सेप्ट कराएंगे, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज फीचर डेराइव फ्रॉम द
किस मतलब कहाँ से इसको लिया गया, क्या अमेरिका से लिया गया, ब्रिटिश से, फ्रेंच से और जर्मन से, कहाँ से लिया गया, आइए बात करते हैं। देखो अमेरिका से हमने क्या क्या डिराइव किया है, ये मैंने आपको बताया था, सोर्स से भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो उसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे देख लेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हो गई, ठीक है, मतलब जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड चीजें थी वो कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। जैसे कि पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कैसे होती है, सब चीजों को क्या कहाँ से किया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है कि अब उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया क्या, जलेब के बारे में, जलेब, जलेब का मतलब क्या होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये जो हमारा ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने कहाँ से बोरो किया था, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से बोरो किया था। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से ये बोरो किया गया था। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिया था कि जो हमारा इमरजेंसी का प्रोविजन है उसको हम ड्यूरिंग, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा इमरजेंसी के थ्रू, ड्यूरिंग इमरजेंसी हम फंडामेंटल राइट्स को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं वो वहां से है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, तो सिर्फ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने क्या किया था, ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कि द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो सोच रहे थे, जो थिंकिंग कर रहे थे, वो किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है, क्या वो प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होता है, क्या फंडामेंटल राइट्स में, क्या वो डीपीएस में, क्या फंडामेंटल ड्यूटी। देखो फंडामेंटल ड्यूटी तो बहुत आगे चल के ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो इसको तो बहुत बाद में ऐड किया था, तो ऐसे ही खत्म हो गया। डीपीएसपी क्या है, ये ड्यूटी है हमारे स्टेट का, तो इसमें तो इस तरह की कहीं कोई बात की नहीं गई। फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, वो डायरेक्ट हमारे सिटीजन्स के लिए राइट्स दिया गया है कि हमारे स्टेट के मतलब कि जो आर्बिट्रेरी जो एग्जीक्यूटिव जो आर्बिट्रेरी पावर है उससे बचाने के लिए था। और बाकी हमारे पास क्या बचा, ये प्रियम्बल, तो ये प्रियम्बल ही आंसर होगा। और दूसरा बेरी बरी जो यूनियन हमारा केस था, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लियर हो गया वेरी बड़ी यूनियन केस से, तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है, तो प्रियम्बल में दिया गया। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सब चीज को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, Which of the following objectives is not embodied in the preamble to the constitution? प्रियम्बल की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो हम प्रियम्बल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे सोर्स क्या होता है, दूसरा ये प्रियम्बल का ये नेचर क्या है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और चौथा अडॉप्शन। ये हमारे प्रियम्बल को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। अब अगर है कि यहाँ पे किस चीज से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा, तो कितने ऑब्जेक्टिव हमारे पास, तो 4 ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन, जलेफ का मतलब क्या हुआ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब कर रहा है लिबर्टी, हाँ तो लिबर्टी अभी देखा ना, जलेब में ये मेंशन है, जलेब में लिबर्टी मेंशन है, तो ये तो लिबर्टी होगा। उसके बाद कर इक्वालिटी, हाँ इक्वालिटी मेंशन है। फ्रेटर्निटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेंशन नहीं, लेकिन फ्रेटर्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब कर ये इकोनॉमिक लिबर्टी, तो इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया है। प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में दर्शाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहे थे, उसके बारे में दर्शाता है। और हमारा फ्रेटर्निटी क्या है, एक बहुत ही बेस था हमारे पूरी डाइवर्सिटी का, क्योंकि अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो हम इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को हम एकजुट नहीं कर सकते थे। तो ये तो एक बेसिक हमारा था। बस इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी गई थी, क्योंकि हम किस चीज पे बेस, हम किस चीज पे बिलीव करते हैं, हमारा जो स्टेट है वो क्या है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे हम क्या करते हैं, बेस्ड है, इसीलिए हम इकोनॉमिक लिबर्टी को क्या कर सकते हैं, तो प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, which one of the following rights was described by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर as the heart and the soul of the constitution? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हार्ट है, क्या सोल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी हो गया, ये तो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर अब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा चीज है, हार्ट एंड सोल का मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी हमारी हो गई, उस बॉडी में से हम क्या करें, हार्ट को निकाल दे, तो फिर इस बॉडी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें उस पार्ट को ढूंढना है जो हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, हार्ट का काम करता है, हार्ट प्रोवाइड करवाता है। तो राइट ऑफ द इक्वालिटी, अगर राइट ऑफ इक्वालिटी अगर ना भी रहे तब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल जाए। जैसे कि ये फेफड़े की तरह हो गया, ये लंग्स का तरह, ये राइट टू इक्वालिटी मान सकते हैं हमारे बॉडी के लंग्स की तरह। लंग्स में नहीं रहेगा तभी तो हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक सही एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी हो गया। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये रहे ना रहे फिर भी हम आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन चल सकता है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बाकी बचा क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब कि अंडर आर्टिकल 32। इसको खुद ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा था, क्योंकि ये आर्टिकल जो 32 है अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है।
देखो ये जितने भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब के सब अपने आप में, ये 5 के 5 अपने आप में फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, लेकिन ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडी, वो फंडामेंटल राइट्स होते हुए भी अपने आप में एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये बचाता है सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को। अगर कोई भी फंडामेंटल वायलेट होगा तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये ऑपरेटिंग मतलब कि वो एक्टिव हो जाता है और अदर फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 16 clause 4 would be limited by article 335 for maintenance of the efficiency of the administration। क्या कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट 1 है, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 3 वुड बी लिमिटेड बाय द आर्टिकल 334 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, इसको क्या किया जा सकता है, तो लिमिट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल क्या, तो 335। आर्टिकल 335 क्या कहता है कि देखो ध्यान से, आर्टिकल 335 क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, कोई भी पोस्ट किसी भी जॉब के लिए किसी भी पोस्ट का एप्लीकेशन वो मंगवा रही है, मतलब कि फॉर्म, मतलब कि सिंपल सी कोई वैकेंसी निकाल रही है, तो उस वैकेंसी में हम क्या करेंगे, जो एसटी और एससी का क्लेम है, एससी और एसटी का क्लेम है, उसमें उनका ध्यान रखेंगे, मत बशर्ते कि जो एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन का वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, स्टेटमेंट 2 कि आर्टिकल 335 डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, आर्टिकल 335 में ये कहीं भी क्या किया है, तो डिफाइन नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो हमारा बचा क्या, यही एक आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ऐसे करके इसको डील कर सकते हैं। ठीक, अब चलो, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा क्या होगा इसमें, तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ से स्टेटमेंट 1 ये जो सी वाला है वही क्या होगा, तो करेक्ट होगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी हमने पहले देखा था कि हमारा जो अभी हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अंडर आर्टिकल 31 एक अलग ही अपने आप में फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, इस फंडामेंटल राइट्स को डिलीट करके, ओमिट करके कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, तो लीगल राइट्स बना दिया। कहाँ पे लीगल राइट्स बना दिया, तो अंडर आर्टिकल 300A में। अब अंडर आर्टिकल 300A क्या कहता है वो देखेंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या करें, लीगल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। क्या ये एक लीगल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मतलब कि कहने मतलब देता है। दूसरा, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। क्या ये ऐसा लीगल राइट है जो सबको देता है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स पहले है ही नहीं, तो पहले ही गलत हो गया। नीदर फंडामेंटल राइट्स नॉर लीगल राइट्स। अब ना ही फंडामेंटल ना ही लीगल राइट, ये भी गलत है, क्योंकि ये लीगल राइट तो है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने बात की ना, अंडर आर्टिकल 300 ये तो मेंशन है, तो जब अंडर आर्टिकल 30 मेंशन है तो ये लीगल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो है, बस फंडामेंटल राइट अभी नहीं है। तो आंसर क्या कर रहे हैं कि अब इसमें थोड़ा सा ये 2 ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए क्या कंफ्यूजन है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ध्यान देंगे, आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 300 ये कह रहा है कि नो स्टेट कैन नॉट डिप्राइव एनी पर्सन। ध्यान देंगे, स्टेट कैन नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब जितने भी प्रॉपर्टी उनके पास है उससे क्या होगा, डिप्राइव नहीं करते। यहाँ पे ये खुद आर्टिकल अपने आप में ये तो नहीं ना कर रहा है कि सिर्फ सिटीजन को, ये आर्टिकल तो नहीं कर रहा है सिर्फ फॉरेनर्स को। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सिटीजन स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, बस ये बात करता है कि ये स्टेट शैल नॉट डिप्राइव प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, बस इतना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सिटीजन सिर्फ और सिटीजन स्पेसिफिक नहीं होगा, मतलब कि लीगल राइट अवेलेबल टू ये एनी पर्सन हो गया, किसी के लिए भी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। ये तो बहुत फेमस ही है, ये तो हर किसी को इसे रटा हुआ रहता है। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ 5 ग्राउंड्स है, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ। ठीक है, इस पे कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरा आर्टिकल 16 कह रहा है कि जो ये पब्लिक ऑफिसेस है उस पब्लिक ऑफिस में क्या होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 क्या बात करता है, आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। और अब क्या बचा लास्ट में, बस आर्टिकल 21, तो ये हो जाएगा। इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये एक्सपेंड किया था थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। कौन ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है कि हम अपने तरीके से, हम अपने चॉइस से किसी से शादी कर सकते हैं। फिर से आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आर्टिकल ये 25 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल 29 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज की बात करें मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। तो हमारे पास बचा क्या आर्टिकल ये 21। आगे आगे क्या क्वेश्चन क्या है, लेजिस्लेशन दैट कन्फर्स अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द एग्जीक्यूटिव वायलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं लेजिस्लेशन दैट कोई भी लेजिस्लेट मतलब कि लॉ बना करके लेजिस्लेट करके एग्जीक्यूटिव पे क्या किया जाए, एक मतलब कि अनकंट्रोल डिस्क्रिशनरी पावर दिया है कि एग्जीक्यूटिव आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, जैसे कि हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अब ये क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति के साथ जो चाहे वो कर सकता है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को ये हैम्पर कर रहा है, तो क्या ये आर्टिकल 44 को हैम्पर कर रहा है, ये तो यूसीसी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। आर्टिकल 32 ये बात कर रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, तो क्या इसको हैम्पर कर रहा है, तो ना। आर्टिकल 28 की बात कर रहा है, ये किसकी बात करता है कि राइट फ्रॉम द, मतलब कि अगर कोई भी स्कूल में या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होता है फॉलो करें या फॉलो ना करें उसके बारे में बात करता है। तो बचा हमारे पास क्या आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ही है जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, और वो इक्वालिटी सबके लिए एक समान है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पोस्ट या कुछ भी हो, सबके लिए इक्वालिटी समान है। मतलब कि अगर कोई लॉ है तो उस लॉ के नज़र में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो सबके लिए समान है। तो क्या करेगा, तो और यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव को ही क्या करें एक्स्ट्रा पावर देने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा आर्टिकल 14 को ही वायलेट करेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल 11 ये क्या कहता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न को लेकर के चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन 1 कह रहा है भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1)। गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 18 क्लॉज 1 खुद कहता है कि स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। मिलिट्री और एकेडमी को छोड़ के स्टेट क्या करेगा, कोई भी टाइटल को कन्फर नहीं करे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ये टाइटल नहीं है। दूसरा, पद्म अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। ठीक है, ये पहला इसमें तो सही, तो सही, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है, कह रहा है कि सही गलत है। ये वंस कह रहा है तो गलत है, ये 2 बार इसको क्या किया गया है, तो ये सस्पेंड किया गया। ठीक, तीसरा क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इन रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 पर ईयर। नहीं, ये जो हमारा जो ये पहली बार जब इसको देने की बात की गई थी, जब ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे मैक्सिमम 3 नंबर तक लिमिट रखेंगे। लेकिन ये बहुत बार क्या हुआ है, ये इसको रिलैक्स भी किया गया है, नंबर 2 5 तक ही इसको क्या गया बढ़ा करके दिया गया है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। और इवन जो ये हमारा बालाजी राघवन केस था उसमें भी क्या किया है कि क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कोई भी जो टाइटल है, जैसे कि ये भी भारत रत्न हो गया, पद्मश्री अवार्ड्स हो गया, ये पद्म अवार्ड्स भारत रत्न हो गया, ये कोई टाइटल नहीं है। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि जो हमारा इसमें क्या होगा, ऑप्शन जो होगा वो सब के सब गलत होंगे। कह रहा है कि क्या कर रहा है, नॉट कर रहा है क्या, हाँ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब ये तीनों के तीनों करेक्ट नहीं है, मतलब तीनों के तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। विच ऑफ these terms were not part of the original constitution 1950। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही वर्ड थे, SDR। अब नेचर की बात कर रहे हैं, SDR मतलब सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और बाद में क्या हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें 2 और S जोड़ा गया, मतलब कि सोशलिस्ट और सेकुलर को। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सोशलिस्ट जो और सेकुलर ही हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो जहाँ जहाँ भी उसको टिक मार दो, तो ये सोशलिस्ट और सेकुलर ये वाला हटा दो, ये नहीं थे पार्ट में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, आओ बात करते हैं। दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। हाँ, ये तो सही है ना, ये तो ऑप्शन सही है कि अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी आपके फंडामेंटल को वायलेट कर रहा है तो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, खुद हमारा आर्टिकल 32 भी कह रहा है कि इफ एनीवन वायलेट्स योर फंडामेंटल्स यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहे हैं कि दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। ना, बहुत ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसको हमें अमेंड किया गया है, तो जब अगर ये एब्सोल्यूट होते तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होता, जब अमेंडमेंट हुआ तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, दे प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन पढ़ लें।
करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अब कह रहा है कि जो करेक्ट नहीं है, तो अब इसमें देखते हैं कौन करेक्ट नहीं है। दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर, तो यही तो करेक्ट नहीं है, ये तो इसको क्या कहता है अमेंड किया जा सकता है ना, तो करेक्ट यही नहीं है। दे प्रमोट आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हाँ बात करता है इलेक्शन के बारे में बात करता है। हाँ, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, हाँ फंडामेंटल राइट का मतलब ही वही होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा। और दूसरा कि दे आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, हाँ ये भी सही है, तो दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर, यही तो हमारा क्या आ जाए तो गलत हो जाएगा। Question number 14. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। कह रहा है क्या कि मैंडमस को हम किसी प्राइवेट बॉडी के थ्रू मतलब कि ये इसको इन्फोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बात करता है कि वो कि कोई बॉडी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, और लोकस स्टैंडर्ड जो होता है इसमें अप्लाई नहीं होता। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने मेरे राइट को वायलेट किया तो सिर्फ मैं ही जाकर क्या कर सकता हूँ, तो इस पर केस कर सकता हूँ या जो भी एक्शन लेना एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन ये जो मैंडमस होता है इसमें लोकस स्टैंडी क्या होता है तो अप्लाई होता है। हैबियस कॉर्पस में लोकस स्टैंडी अप्लाई नहीं होता है। कोई भी जाकर, जैसे मुझे मान लो कि कुछ मुझे अरेस्ट कर लिया, तो मेरे घर वाले जाकर के हैबियस कॉर्पस की डिमांड कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन अगर अगर ये होगा, ये मैंडमस वहाँ पे होगा, तो मैंडमस के लिए सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं जा सकता। ठीक, चलो, तो मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये सही है, क्योंकि मैंडमस को हम क्या कर सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर्स है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे जुडिशियल हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या, ये जो कोर्ट है वो क्या करता है, बोलता है उसके ऑफिस को, उसके जो उसका पर्टिकुलर जो ड्यूटी होता है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए बोलता है ये कोर्ट, कि आपको अपनी ड्यूटी को क्या करना होगा, परफॉर्म करना हो। जैसे मान लो आपके आसपास में बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, तो उसका काम किसका है, म्यूनसिपालिटी का काम है। ठीक, अब म्यूनसिपालिटी अगर उस काम को नहीं कर रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप ये बात कह सकते हैं, और उस पर जो कोर्ट होगा वो क्या कर सकता है, उनको वो काम करने के लिए फोर्स कर सकता है, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है कि ये काम को करना। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। कहा कि मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट, हाँ ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स में नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें कि द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, किससे बोर्ड किया गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए शुरू में डिस्कस किए थे, यूएसए से क्या क्या हमने बोरो किया। उसके बाद कनाडा से, देखो कनाडा से याद करने के सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी होता है, सेंट्रल से रिलेटेड जितना भी टेंडेंसी होगा वो सबसे तो कनाडा से लिया है। जैसे कि हमारा क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये कनाडा से लिया गया। जैसे कि गवर्नमेंट का जो गवर्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। जैसे कि जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब एडवाइजरी जुडिक्शन जो होता है वो कहाँ से लिया, कनाडा से, मतलब सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को हमेशा कनाडा से लेते हैं। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया, मैं बता ही दिया आपको, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और उसके बाद हमारा बचा क्या, सिर्फ यूके, तो यूके से लिया गया सिंगल सिटीजन। कनाडा में भी सिंगल सिटीजन में ध्यान देंगे, तो यहाँ से भी क्या किया गया, लिया गया। तो ये यूएसए होगा, स्विट्जरलैंड होगा, इसमें सब डुअल सिटीजन होता है। द टर्म द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज दैट, जो सेकुलर है वो क्या इंप्लाई करता है, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अंडर आर्टिकल 15 कि सिटीजन्स कैन फॉलो एनी रिलीजन दे वांट। ठीक, द स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन, स्टेट का अपना खुद का रिलीजन है नहीं, ये तो पहले सरासर गलत हो गया। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन विथ इक्वल रिस्पेक्ट, हाँ रिलीजन इज कम्प्लीटली बैंड ना, ये तो गलत है। तो ये तो दो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला, सिटीजन कंप्लीट फ्रीडम टू, ये सिट हैज इट्स ओन रिलीजन, ये तो बी गलत है। उसके बाद ये हमारा क्या, डी भी गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, ए और सी। इसमें थोड़ा सा देखेंगे, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्या कर रहे हैं कि सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ऑप्शन क्या होगा, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन विथ इक्वल रिस्पेक्ट। हमारा जो सेकुलरिज्म है, अच्छा ये बताओ किसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, क्या इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हमेशा हम अपने सेकुलरिज्म को स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ना कि इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे कह रहा है इंडिविजुअल की बात कर रहा है, सिटीजन्स को बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन क्या बात कर रहा है, स्टेट के बारे में बात कर रहा है, कि स्टेट जो होता है हर रिलीजन को क्या इक्वली ट्रीट करता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये जो है कॉज है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन विथ इक्वल रिस्पेक्ट, स्टेट ऐसा करता है तभी तो सारे के सारे सिटीजन्स को कंप्लीट फ्रीडम मिली है रिलीजन को फॉलो करने का। अगर स्टेट सबको ट्रीट नहीं करता तो सबको ये कंप्लीट फ्रीडम मिलती ही नहीं। बात क्लियर हो गई, स्टेट ऐसा कर रहा है तभी हमारे पास ये फ्रीडम है फॉलो करने के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा। ये कॉज हो गया और ये क्या है, तो इफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, अरे यार भागो, हाँ ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज।
कल ही बताया था, मतलब कि मेंस क्लास में बताया था। आर्टिकल 2 बात करता है कि बाहर से किसी भी कंट्री को हमें, बाहर से किसी भी पार्ट को हमें इंडिया का पार्ट बनाना हो जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 बात क्या करता है कि जो ऑलरेडी हमारे इंडिया का क्या है तो पार्ट है, और उसमें कोई कुछ भी चेंज करना हो, अल्टरेशन बाउंड्रीज वगैरह नियम वगैरह कुछ भी चेंज करना हो तो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते, ऑप्शन होगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। शुरू में ही बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होगा, ठीक। थोड़ा सा 61 के बारे में बात कर लें। 1861 में क्या हुआ था, इसने गवर्नमेंट को पावर भी दिया था बहुत ज़्यादा, और 3 इंडियंस को भी क्या किया गया था तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। और तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 1892 में क्या हुआ था, 1892 में याद रखना इनडायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। 1990 में कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 बहुत बार अच्छे से हमने डिस्कस किया भी है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1909 हो जाएगा। According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect state from the internal disturbance। हाँ, क्यों, कैसे, आर्टिकल 355 बात करता है कि state has the duty to protect state has duty to protect, मतलब कि ये ऐसे ही लिखा हुआ है, यूनियन हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। खुद आर्टिकल आपका 355 क्या है मेंशन है, तो ये बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है तो मेंशन करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब 20, विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रीट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। शुरू से बात करते आ रहे हैं, आर्टिकल 2 बात करता है ये डिफरेंस ऑफ स्टेट के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, ये, और उसके बाद ये हमारा आर्टिकल जो 332 होगा वो क्या करता है तो बात करता है इसी के बारे में, रीट्स ऑफ द हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे आगे सीसेट के क्वेश्चन को। चलिए, तो सीसेट में 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, चलो देखते हैं, इसको देख लेते हैं। तो क्या करें, फाइंड द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ व्हिच शुड बी रिप्लेस इन द 11 डिजिट नंबर इतना टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। तो 4 डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सिंपल सा रूल है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 10, 20, 50 नंबर कुछ भी हो, हमने सिर्फ क्या करना होता है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना होता है। और यदि लास्ट का ये जो 10th डिजिट है, ये वाला डिजिट अगर ये वाला ऑड होगा, अगर ये वाला ऑड होगा, पहले इवन देखते हैं, अगर ये वाला क्या होगा, अगर इवन होगा, मान लो अगर ये इवन हुआ तो जो ये वाला ये वाला जो डिजिट होगा इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और ये जो नंबर सिर्फ डिवाइड होगा तो पूरा जो नंबर होगा वो डिवाइड हो जाएगा। और यही अगर ये दूसरा जो 10th डिजिट अगर वो ऑड हुआ तो हम इसमें क्या करते हैं +2 ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया ये रूल, ठीक। अब देखते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, n और 2 देखेंगे। अब देखना है कि यहाँ पे 2 है, तो अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो कंफर्म यहाँ पे क्या होगा हमारा इवन होगा, और यदि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमारा ऑड होगा। तो क्या ये 2 4 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो कंफर्म यहाँ पे जो हमारा होगा क्या होगा ऑड होगा। तो ऑड होगा तो हमारे पास ऑड कितने नंबर हो गए, 1 से लेकर 9 तक, 1 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे पास फिर क्या होगा 5 हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया 7 हो गया, और हमारे पास फिर क्या हो गया ये 9 हो गया। सॉरी, फिर से लिखते हैं, 1 3 5 7 और 9 हो गया, ठीक। तो ये ऑड नंबर है। अब कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ विच शुड बी रिप्लेस इन द 11 डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि इनके पॉसिबल वैल्यू को क्या करो, फाइंड आउट करो, जो क्या कर सके कि उनको जोड़ने पे मतलब कि वो क्या होगा। ये मतलब ये नंबर है और ये सारे नंबर को हमें रख के देखना है कि क्या ये वो सच में 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा n है, तो हम n की जगह पे क्या करते हैं सब नंबर को रख के देखते हैं पहले कि वो 12 से डिवाइड, वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 1 को रख के देखो, 1 रखेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 रख के देखेंगे तो हम ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 रख के देखेंगे तब भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 7 रख के देखेंगे तभी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 9 रख के देखेंगे तब भी हमारा 4 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 और 5 4 9, 9 9 क्या हो गया 18 और 18 5 क्या हो गया तो आपका 25। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये 25। बात क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि Which one of the following number is divided by 24। अब 24 को देखने से पहले ये देख लेते हैं, Which of the following number is not divisible by 8। अब देखो रूल सेम है जो अभी 4 का मैंने बताया आपको, तो 4 में हमने 2 देखना होता था, इसमें हम क्या करेंगे 3 देखेंगे। और 3 में जब अगर ये वाला इवन नंबर होगा तो ये 2 नंबर को हम क्या करेंगे डायरेक्ट 8 से डिवाइड करेंगे, और यदि नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल है। अगर ये नंबर ऑड होगा तो इसमें हम क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे और उसके बाद 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सेम आप बना लोगे ऐसे ही, क्योंकि रूल सेम है और उसको इस पे बेसिस पे क्या करते हैं बना लेंगे। और इसमें देखो 24 वाला में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। अब 24 देखो बड़ा नंबर है तो इसको हम क्या करते हैं 2 ऐसे
मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देते हैं उसको, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि जो एक दूसरे का फैक्टर ना, याद रखेंगे, अगर जो भी मल्टीपल हम तोड़ रहे हैं वो एक दूसरे का फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 से समझा देता हूँ, ये 6 हो गया, 6 को हमें ऐसे नंबर में मतलब ब्रेक करना है जो एक दूसरे का मल्टीपल ना हो। जैसे कि 3 हो गया, 3 और 2 हो गया, 3 और 2 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये 6 हो जाएगा। हो सकता है कि मैं आपको समझाने में ये कैलकुलेशन वगैरह है, कुछ मैं गलती भी कर दूं तो आप उसे कमेंट में बता देना कि कुछ अगर गलती वगैरह हुई तो, ठीक है। हो सकता है मैथ है तो कैलकुलेशन वगैरह में या समझाने में कुछ गलती हो सकती है, ठीक। चलो, तो इस तरह करके हम इसको तोड़ते हैं। उस तरह से अगर हमें क्या करना होगा, ये 12 लेना हो, 12 लेना हो तो 12 को भी ऐसे हम तोड़ सकते हैं 3 और क्या 4 में, तो ऐसे ही करके इसको तोड़ के हम बनाते हैं। तो इस तरह से 24 को हम क्या कर सकते तोड़ सकते हैं 8 और 3 में, तो 8 3 24 8 3 में। और अब देखेंगे कि जो सारे जो नंबर हैं वो क्या 8 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 3 से 8 से डिविजिबल है तो ये 24 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो चलो 3 से देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट नंबर को काटना स्टार्ट करो। 6 है कट जाएगा, 9 है कट जाएगा, ये 9 है कट जाएगा, ये 6 है कट जाएगा, ये 5 8 क्या हो गया 8 5 14, क्या 14 3 से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। उस तरह से ये देखो 6 है कट जाएगा, 6 है कट जाएगा, और ये हो गया आपके पास फिर ये 5 4 9 है, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 8 7 15 ये कट जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल, अब क्या करेंगे 8 से डिवाइड करके देखेंगे ये डिविजिबल हो रहा है। अगर डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा 24 नंबर डिविजिबल हो जाएगा। और 8 से डिवाइड कैसे करना है अभी मैंने आपको बताया, तो वहां से आप करना है क्या करना है उसको देख लेना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ इतना। इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। किसी भी नंबर का अगर मैंने 4 3 2 लिखे तो लास्ट डिजिट का मतलब क्या है, ये तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। तो इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट को देखने से लग रहा है ना बड़ा बाप रे कितना बड़ा है, कितना खतरनाक होगा। तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को ही देखना है हमें। ये 3 से कोई मतलब नहीं है, पीछे कितना भी नंबर उसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है यूनिट डिजिट मतलब होता है। तो हमने यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 को उठा लिया। और याद रखेंगे 4 का अगर कोई भी यूनिट डिजिट हो जो कि हमारा क्या हो ऑड हो, याद रखेंगे यहाँ पर अगर 4 का कोई भी यूनिट डिजिट जो ऑड हो और 4 का कोई यूनिट डिजिट अगर ऑड होगा तो हमेशा जो उसका आंसर होता है वो क्या होता है, तो खुद 4 ही होता है। और यदि 4 का कोई भी यूनिट डिजिट अगर आपका इवन होगा तो याद रखेंगे हमेशा उसका आंसर क्या होता है 6 ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो जो 4 का जो ऑड नंबर है वो क्या 5 है, तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा, तो आपका ये 4 ही होगा, ठीक। तो इस तरह करके हम इसको क्या कर सकते हैं तो बना सकते थे। तो इसमें अगर कुछ मैंने मिस्टेक किया हो तो मुझे बता देना, ठीक। और जहां तक बात ये मेंस वाली क्वेश्चन की है, तो अगर मेंस की क्वेश्चन की बात करूं तो मेंस में देख लेना ये जो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, दोनों क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कैसे पढ़ाया हुआ है कि डिस्कस द द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन रिसेंट टाइम्स बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। अभी हाल ही में ये जो मैंने अगर 3rd चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, लिखाया हुआ है पूरा इंट्रोडक्शन के साथ, आप उसे देख लेना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट बट अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट। इसको भी हम लोगों ने क्या है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। मेंस का सेक्शन जो हम लोग मेंस का सेक्शन करते हैं उसमें डिस्कस किया है, आप उसे भी देख करके उस आंसर को क्या करना समझ लेना। और यदि आपने इसको नहीं लिखा है, इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो मुश्किल से यार अगर 1 घंटे 2 घंटे दे भी दे रहे हो ना तो इसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और इस तरह करके हम धीरे धीरे हम प्रैक्टिस, ये आपके नॉलेज में कुछ कम नहीं करेगा, ज़्यादा ही करेगा, ऐड ही करेगा, कम तो नहीं करने वाला कभी। इसीलिए इग्नोर मत करो। 2 घंटे में हम कभी कभी हम लोग हो सकता है ना कि नहीं पढ़ने का मन करता है, कभी रील्स देख लेते हैं, कभी झूठ का यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर इसको कर लेते हैं तो हमारे ये जो हमारा नॉलेज है उसमें एडिशन ही होगा, हमारे एग्जाम के लिए हमें क्या करेगा स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।